हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप सभी लोगों को हमने सुबह ही वीडियो के अंदर कह दिया था कि बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है भाई, तैयारी में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए। और अब देखिए कितना आज जो है दिन, कितना अच्छा दिन है आज का दिन तो जो है इतिहास में लिखा जाना चाहिए। आज ही के दिन टाइम टेबल भी घोषित, परीक्षा तिथियां घोषित सभी एग्जाम्स की, और नोटिफिकेशंस भी घोषित। और साथ ही साथ आपके जो है क्या कर दिया गया है, सिलेबस भी एक साथ घोषित कर दिया। मतलब अब कोई झंझट रखी ही नहीं है। और सिलेबस भी ऐसे नहीं कि ये सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट के अंदर भी पूरा का पूरा विस्तार से एकदम सभी चीजें दे दी है। बस अब जो है मुझे पता है कि आपकी एक ही समस्या है, और वो समस्या है कि सीईटी के कितने मार्क्स, सीईटी के कितने मार्क्स। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, सीईटी में 40% जिसके भी आ रहे हो वो तैयारी में लगा रहे, क्योंकि अभी 15 गुना की जब लिस्ट जारी होगी तो आप खुद देख लेना कि उसी के आसपास मार्क्स होंगे। या तो हो सकता है 40% से भी नीचे आ जावे, तो क्यों हम जो है अपने आप को समय व्यर्थ करके आगे खुद ही को मुसीबत में डालें। अभी से ही अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए मेरी तो यही आपसे जो है निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अभी से तैयारी में लग जाइए, तैयारी करते रहिए। ठीक है। अब देखिए, RSMSSB बोर्ड ने LDC की भर्ती निकाल दी है। ठीक है। पद आपको पता है लगभग 4200 आ चुके हैं। योग्यता आपको पता है 12वीं। आयु सीमा आपको पता है 18 से 40 साल। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, लेकिन अभी जब नोटिफिकेशन आ चुका है तो हो सकता है किसी के दिमाग में आए, सर नोटिफिकेशन का वीडियो क्यों नहीं बनाया, इसलिए एक बार आपको बता देता हूं। हाँ, मैंने प्रथम प्रयास में कैसे सिलेक्शन लिया ये भी आपको बता चुका हूं। वापस अभी पूरा और डिटेल में बता दूंगा मैं। एग्जाम सीबीटी होगा या फिर आपका जो है ऑफलाइन होगा, तो आपको बता दूं कि आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने ऑफलाइन माना है। हाँ, अगर जो एक छात्रावास अधीक्षक का जो सीबीटी बेस्ड होने वाला है वो एक ट्रायल होगा। अगर वो सक्सेसफुली रहा तो फिर आगे आने वाले समय में सभी एग्जाम सीबीटी और ओएमआर बेस्ड हो सकते हैं, जिसमें हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं आलोक राज जी, उन्होंने यही कोशिश की है कि सीबीटी होगा लेकिन पेपर आएगा कंप्यूटर में, लेकिन जो बच्चा है आंसर है वो ओएमआर के अंदर फिल करेगा, ताकि पेपर लीक का और पेपर में किसी और के बैठने वगैरह सब सुविधा, जो ये चीटिंग करने के अलग अलग वेज थे, वो सभी तरह से एकदम बंद हो जाएंगे और अब कोई भी चीटिंग करने में सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। ऐसा ये करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। और पूरे भारत के अंदर ये पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का कोई जो है एक्सपेरिमेंट भी किया जाएगा जहां सीबीटी और ओएमआर को मिक्स किया जाएगा, मतलब ऑफलाइन प्लस कंप्यूटर बेस्ड ऐसा होगा। और ओनली अगर सीबीटी की बात करें तो क्या होता है कि कंप्यूटर में ही आपको आंसर भी टाइप करके, मतलब टिक करके आना होता था माउस से, लेकिन अभी की बार इनका ये प्रयास है कि ओएमआर के अंदर आपको अलग से आंसर भरना है और क्वेश्चन आपके सामने आता जाएगा, पेपर आपके हाथ में नहीं आएगा। अल्टीमेटली ये है इसका मीनिंग। ठीक है। जिससे कि बहुत सारे पेपर भी बचेगा और साथ ही साथ पेपर लीक होना वगैरह ये सब समस्याएं भी बंद होगी। सीईटी में कितने मार्क्स बता ही दिया है, 40% है, तो तैयारी में लगे रहो। आवेदन की तिथि अभी बता ही रहा हूं। ठीक है। और परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, आपको पता ही है 11 अगस्त है आपकी एग्जाम डेट। मजबूत तैयारी कैसे करें अभी सब कुछ बताते हैं। 2018 में एलडीसी में मैं खुद सेलेक्टेड हूं, तो उसी नॉलेज के आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर लैब असिस्टेंट एलडीसी, इसके अलावा पीटेट, आरआरबी, एएलपी, आईआईटी जेई, इन सभी में सिलेक्टेड किस प्रकार से लिया है और किस प्रकार से हमारे कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, उसी के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पद कितने हैं। तो भैया देख लो, पद वगैरह जो है ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा सीधा बता देता हूं। पद है आपके 4197, 4197। ठीक है। कितने हैं? 4197। इसका मतलब 4200 में केवल 3 ही पद कम है। ठीक है। तो इतने पद रहेंगे, जिसमें शासन सचिवालय में है आपके 584 पद, आपके राजस्थान लोक सेवा आरपीएससी के लिए आपके हैं 61 पद, और बाकी बचे हुए अधीनस्थ कार्यालयों में, मतलब आप ये कह सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कॉलेज डिपार्टमेंट में, वहां जिनको लगाया जाएगा, या थानों में, या फिर हम कह सकते हैं आबकारी वगैरह जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, वहां पर आपके कितने पद हैं, तो वहां पर है आपके ये बचे हुए सभी पद। क्लियर। अब बात करते हैं कि 15 गुना आपका यहाँ पर दे रखा है स्पष्ट, और 15 गुना के लिए एक अलग से जो है नोटिफिकेशन आएगा, आपके रोल नंबर आएंगे, जैसे जूनियर अकाउंटेंट में आए थे वैसे ही नोटिफिकेशन और कट ऑफ के साथ आपको बता दिया जाएगा आप इलिजिबल हैं या
नहीं है। ठीक, चलिए, लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि जैसे ही आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो फॉर्म फिल करते वक्त आपका पहले सीईटी का एप्लीकेशन नंबर आपको डालना होगा, और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद में आपका वेरीफाई होगा। क्या होगा? वेरीफाई होगा कि हाँ आप ही है और आप ही ने जो है सीईटी का एग्जाम दिया था। उसी के बाद आपको जो है ये फॉर्म भी फिल कर पाएंगे। मतलब इस बार जो है ये जो होते हैं ना पेपर चोर, उनकी पूरी तरह से हालत खराब कर दी हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने। बहुत शानदार है, बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करिएगा। हर एक विद्यार्थी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। हम क्या है कि जब कोई बुरा काम होता है तो आलोचनाएं बहुत करते हैं, लेकिन जब कोई एक अच्छा कार्य कर देवे तो हम उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। हमें उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। अब देखिए, ये जो है आपके ज्यादा काम की चीजें है नहीं, इसलिए इन पे ज्यादा अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं मोटी मोटी चीजें बता देता हूं जो आपके काम आने वाली है। एक, आप फॉर्म फिल करेंगे तो जनरल और ओबीसी के जो क्रीमिलियर विद्यार्थी है उनकी 600 फीस है। ठीक है, बाकी की 400 है, और जो दिव्यांगजन है उनकी भी 400 है। इसका मतलब सभी की 400 है, दिव्यांगजन किसी भी कैटेगरी से हो, और एससी एसटी ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर वालों की 400, बाकी की 600। और ये ओटीआर के अंदर है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। ये आपको पता होगा, राजस्थान के अंदर ये लागू है। पदों का वर्गीकरण पूरा नॉन टीएसपी टीएसपी, और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज वगैरह, वो अपने ज्यादा काम का है नहीं। ठीक है, ज्यादा चीजें मैं डिस्कस कर नहीं रहा हूँ, इनको फालतू की जो है अपने काम की नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर अपन डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, देखिए, हाँ थोड़ा सा ये बता देता हूँ भाई। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि हमारा वेतन कितना रहेगा, भाई हमारे को सैलरी कितनी देगी सरकार, हम काम करेंगे तो है। जैसे हमको तो कह देते हैं कई लोग, अरे कितना लूटोगे, हम फ्री में पढ़ाते फिर भी मैसेज करते हैं, बोले आपने सर के कोर्स ले रखा है। भाई कोर्स मैंने लॉन्च ही नहीं किया है? तो कहां से जो है को मैं तुझे लूट रहा हूँ, ये तो बता। मैंने कोर्स ही लॉन्च नहीं किया तो लूटा कहां से? मेरे ये समझ नहीं आता है, जब ऐसे कमेंट आते तो बड़ा मजा आता है हमें। तो ऐसे भैया आप भी जब लगोगे तो देखो सैलरी लोगे सीधी सीधी कितनी, 2400 ग्रेड पे की, पे लेवल 5 है आपका। ठीक है, आपके लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि छात्रावास अधीक्षक का भी यही 2400 ग्रेड पे है, तो दोनों की साथ में तैयारी कर सकते हैं। सेम सिलेबस है पूरा का पूरा, एग्जैक्ट साइंस जीके वगैरह सब, गणित वगैरह वो की वो ही है सिलेबस। ठीक है, तो दोनों की साथ में तैयारी करना। तो हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे, अब पद बता दो कितने, उसके पद और इसके पद जोड़ दो तो आपके पास में 4400 वैकेंसी हो गई लगभग। क्लियर? चलो, अब देखिए आगे बात करते हैं। हाँ, क्वालिफिकेशन और एक आरएसआईटी का जो डाउट रहता है वो मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पहले ही। वैसे मैंने एक छोटा सा वीडियो और डाल दिया है, क्योंकि आजकल क्या है, पूरा ज्ञान सुनने की आदत नहीं है हमको। देखिए, आपके पास 12th तो होनी ही चाहिए, ध्यान से सुन लो, 12th तो होनी ही चाहिए। इसके ऊपर आपके पास पीएचडी है तो बहुत ही बढ़िया बात। इसके साथ में कंप्यूटर के अंदर कोई ओ लेवल डिप्लोमा हो सकता है, बीएससी हो सकती है, बीटेक हो सकता है, पॉलिटेक्निक में कोई डिप्लोमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, वो है तब भी बढ़िया, है ना? अगर वो सब नहीं है और आरएसआईटी है तब भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों ही नहीं है, आरएसआईटी भी नहीं है और तमाम प्रकार की अलग जो कंप्यूटर की डिग्रियां हैं वो भी हमारे पास नहीं है, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कल ही जाकर के आप आरएसआईटी को स्टार्ट कर दीजिए, और रनिंग में अपेयरिंग में बता करके वहां स्कॉलर नंबर जो आपका होता है वो फिल कर दीजिए। आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आरएसआईटी का सर्टिफिकेट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए होता है, और आपको भी पता है कि जब 11 अगस्त को तो अभी एग्जाम है, फिर सेकेंड स्टेप होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा, तब तक आपका जो है दिसंबर आपका आ ही जाएगा। तो भैया 12 महीने पूरे पड़े हैं आपके पास, तो 12 महीने में आरएसआईटी नहीं करोगे क्या आप? हैं, कितनी बार कर लोगे? तो इसलिए आज ही जाकर के, कल ही जाकर के स्टार्ट करवा दो। स्टार्ट कर दोगे तो आगे दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, अब बाकी ये सब चीजें जो है आपके, आपको पता ही है कि इसमें कहीं पर भी विशेष कुछ है नहीं, हिंदी और राजस्थान का ज्ञान होना चाहिए। हाँ है भाई, सबको ही पता है। ठीक है, आयु सीमा 18 से 40 है। ठीक है, बाकी अलग अलग कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो आप देख लेना, इसमें भी ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है। इसके बाद में आवेदन कैसे करना है तो आपको पता ही है, एसएसओ आईडी से आवेदन होता है। ई मित्र वाले के पास चले जाना, आपको करने की जरूरत है नहीं, खुद अपना थोड़ी भी होती है ना, दिमाग लगा के गलती नहीं करनी है, इसलिए उन्हीं के पास जाना। अब देखिए बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न की, पूरा स्कीम क्या रहेगा इसकी, उसकी बात कर लूं तो मैं थोड़ी सी, है ना? देखिए, अब देखिए, तो बात करते हैं अपने किसकी, बात करते हैं इसमें परीक्षा पैटर्न की।
तो इसके अंदर आपके टोटल 4 पेपर होते हैं। और ऐसा 4 तो नहीं सुने, 2 सुने थे। अरे भाई 2 पेपर आपके रिटर्न होते हैं, जो पेपर फर्स्ट कहलाता है, फेज फर्स्ट है जिसे कहेंगे। और पेपर 2 जिसमें मैं आपके कह रहा हूं हिंदी और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग और आपकी प्रिफरेंसी, ठीक है, मतलब आप एक्सेल में काम कैसे कर सकते हैं, वर्ड वगैरह का, वो सब, वो आपके होगा 100 मार्क्स का। और 100 मार्क्स के 2 आपके पेपर होंगे, यानी टोटल 300 मार्क्स है आपके पास में। ठीक, आप कोशिश करना कि ज्यादा फोकस इसके ऊपर हो, किसके ऊपर, इसके ऊपर, रिटर्न पेपर के ऊपर, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके गणित के ऊपर और हिंदी इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि ये 200 नंबर का है। और इसमें जो है आप अपनी मेहनत से, आप लगातार जो है इसमें पढ़ करके, जो पढ़ने में ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो टाइपिंग वाइपिंग में नहीं फंसे हैं, वो इसमें ज्यादा फोकस करें, तो मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा नंबर ला पाएंगे। और अगर इसमें आपके 200 में से मान लीजिए 180 प्लस तक स्कोर कर जाते हैं, 170 प्लस स्कोर कर जाते हैं, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जो है यहां पर टाइपिंग में 100 में से अगर 10-5 नंबर ऊपर नीचे भी हो गए तो आपके समस्या नहीं आएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी पैटर्न से हमने कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन करवाया है और मैंने अपना भी करवाया था। ये ध्यान रखें कि पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है वो इस पर ज्यादा फोकस करे। अगर उसे लगता है कि टाइपिंग वाइपिंग अपन आराम से नहीं कर पाएंगे या 100 में से 100 नहीं ला पाएंगे, तो पहले जो है 200 नंबर कवर करें, उसके बाद में टाइपिंग के लिए अपने पास समय भी मिलेगा। और एमएस वर्ड है, एक्सेल है, ये सब आप कंप्यूटर वाला जो पोर्शन पढ़ोगे उसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करके भी देख लेना। उसके 2 बेनिफिट होंगे, क्या कि 100 नंबर में भी आपका देखो 25-25 नंबर का है, 50 नंबर की आपके एमएस वर्ड एक्सेल इनमें काम करवाने का आएगा। तो क्यों ना हम उसको प्रैक्टिकल तरीके से सीखें, ताकि एग्जाम में भी अपना क्वेश्चन हो जावे और साथ ही साथ अपने क्या हो जाए कि अपना जो ये सेकंड फेज है उसमें भी हेल्प मिले। तो आप इस प्रकार से अगर स्ट्रेटजी बना करके तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से ही आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं आगे सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, इस बार कुछ चीजें चेंज हुई है, वो 18 से जो नई चीजें आई है ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली नई चीज ये आई है कि आपके पास में एग्जाम में हर एक क्वेश्चन में कितने गोले मिलेंगे, 5 गोले। ठीक है, जिसमें ई वाला जो होगा 5वां गोला, वो अगर आप क्वेश्चन छोड़ करके आ रहे हो तो आपको 5वां गोला ई तो आपको भर के ही आना है। नहीं भर के आए तो सर क्या उखाड़ लोगे आप, है ना। नहीं भर के आए तो भाई साहब यहाँ स्पष्ट रूल दे रखा है। पहला रूल ये है कि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का भी मान लीजिए, 2 क्वेश्चन का भी मान लीजिए, कोई ऑप्शन फिल नहीं किया, पांचों के पांचों खाली छोड़कर आए, तो आपके अलग से 1/3 मार्क्स काटा जाएगा पर क्वेश्चन के हिसाब से। कितना, 1/3। मतलब नेगेटिव मार्किंग तो अलग से रहेगी ही, लेकिन साथ ही साथ अगर आपने जैसे कि मान लो आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है जिसमें कोई ऑप्शन फिल नहीं किया, तो उस क्वेश्चन को भी गलत गिना जाएगा और 1/3 नेगेटिव किया जाएगा। और आप सोचो कि क्या फर्क पड़ता है, तो मैं तो 10-12 क्वेश्चन ऐसे छोड़ के आ जाऊंगा, 1/3 कटा है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़े, मैं तो बाबर की तोप हूं, मेरे तो 200 में से 200 आने वाले थे, 10 नंबर कट जाएंगे, क्या फर्क पड़े। तो फर्क इतना पड़ेगा भाई साहब कि अगर आपने जो आपके आने वाले क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले थे, वो मान लीजिए आपके पास में 100 क्वेश्चन आने वाले थे, कितने, 100 में से अगर आपने 10 से ज्यादा क्वेश्चन में, 10 से ज्यादा क्वेश्चन के अंदर अगर आपने कोई ऑप्शन फिल नहीं किया, 10 से ज्यादा यानी 11 क्वेश्चन मान लो, तो फिर आप सीधे सीधे ही अयोग्य हो जाओगे। यहाँ स्पष्ट रूल लिखा हुआ है कि अयोग्य घोषित किया जाएगा। मतलब फिर आप है ना, ये नहीं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इस बार हमारे अध्यक्ष महोदय ने तो पूरी ऐसी चीजें करी है कि मुझे नहीं लगता कि अब भर्तियों को जो है कोर्ट वगैरह में कहीं जाने की, एक एक चीज स्पष्टीकरण के साथ में यहाँ लिख करके दे रखी है, तो इनको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये काम की चीज थी इसलिए बता दिया। अब बात करते हैं 40% और उसके ऊपर थोड़ी सी कि इसका क्या रहेगा। देखिए भाई, सबसे पहले तो यहां देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके फेज फर्स्ट के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक जो है वो जरूरी है। ठीक है, कितने, 40% अंक। और फेज 2 के प्रत्येक प्रश्न पत्र यानी हिंदी और इंग्लिश का जो 50-50 नंबर का अलग से होगा, तो हिंदी और इंग्लिश अलग अलग दोनों में 36% अंक प्राप्त करने में अगर कोई असफल रहा तो वो अयोग्य हो जाएगा। हाँ, इसमें आपके एससी और एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 5% का केवल आपको जो है बेनिफिट रहेगा, ज्यादा कोई बेनिफिट
नहीं है, तो ये नहीं कि बस अपने तो क्या फर्क पड़ता है। क्लियर। इसके अलावा आपको जो है ठीक है, बाकी सब चीजें आपको पता ही है। पहले पेपर में आपको पता ही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। क्लियर। चलो, अब देखिए, ये रहा आपका पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस, जिसकी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे ये सिलेबस अपन बार बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। पहले आपका सामान्य ज्ञान है, ठीक है, जिसमें आपको इंडियन का थोड़ा बहुत पढ़ना है, फिर राजस्थान की, भारत का इसको पढ़ना है पूरा, औद्योगिक विकास वगैरह ये सब आपको, ठीक है, राजस्थान का जीके पढ़ना है, सीधी बात ये है। जिसमें भूगोल भी आ गया, ज्योग्राफी भी आ गई, पॉलिटी भी आ गई, इकोनॉमिक्स भी आ गई, सब कुछ आ गया, करंट अफेयर वगैरह सब। इसके बाद में आपको पढ़ना क्या है, तो आपका मेन पोर्शन है साइंस का, क्योंकि साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे और 10 आपको टॉपिक दे रखे हैं, यानी हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। और ये सिलेबस के अंदर आपको पहले ही बता दूं, साइंस के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको केमिस्ट्री पूरी हो गई है, मिल जाएगी कंप्लीट। फिर आपका फिजिक्स के अंदर प्रकाशिकी हो चुका है, विद्युत वाला टॉपिक चल रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हो चुकी है, और फिर बचेगा आनुवांशिकी और आगे वाला पोर्शन। ये भी आपको कंप्लीटली जैसे पीछे सभी टॉपिक करवाए हैं वैसे ही करवाया जाएगा। तो अभी से ही आप जाकर के यूट्यूब के ऊपर पहली क्लास से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और प्रिपरेशन को बूस्ट अप करिए। आपको एकदम एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा, जैसा 2018 में पेपर आया है उससे भी अपर लेवल की चीजें पढ़ाई जा रही है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। बाकी आप जूनियर अकाउंटेंट के नोट्स हमारी क्लास देख करके पता चल जाएगा आपको कि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। ठीक। फिर आपका गणित का पोर्शन है, तो ये भी आपको ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर पढ़ा दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपके आएगी। हिंदी और इंग्लिश के लिए राघव प्रकाश जी की बहुत अच्छी पुस्तक है, बीके रस्तोगी जी की बहुत अच्छी पुस्तक है, जिनका रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं रिव्यू लिख करके कि राघव प्रकाश जी की बुक रिव्यू बाय प्रवीण सर, तो आ जाएगा वहां पर। ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 100 मार्क्स का है और 150 क्वेश्चन आएंगे, और 3 घंटे आपको मिलेंगे, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। दोनों ही पेपर में यही होने वाला है, हिंदी इंग्लिश में भी और इसमें भी। हाँ, दोनों के दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, एक पेपर सुबह होगा, दूसरा शाम को होगा। जनरली ये होता है कि पहला पेपर सुबह होता है, यानी मैथ्स रीजनिंग साइंस वाला जो है वो आपका सुबह होगा, और हिंदी इंग्लिश वाला शाम को हो जाता है। ठीक है। और समय भी जो है लगभग यही रहता है, 9 से 12 और फिर 2 से 5 ये समय रहेगा, जहां तक मुझे पता है ना, इसी दौरान आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए, अब आपके पास जब एक लक्ष्य है तो इस लक्ष्य पर लगे रहिए और इस लक्ष्य को पूरा भेद करके ही मानिएगा। बाकी आप लोगों के साथ में रेगुलर मैं क्लासेस के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, आगे भी जुड़ा रहूंगा। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।